Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video, I'll explain class 8th SST, chapter number 9 of NCERT pattern. Today our book is history. It means chapter 9 of history. I'll explain long question answers number 1 and 2 of this chapter. तो पहला हमारा प्रश्न है, विधवाओं की दशा सुधारने के लिए चलाए गए आंदोलन के मुख्य बिंदुओं की विवेचना कीजिए। यानी कि उस समाज में किसमें, जब यहाँ पर अंधविश्वास का हमारे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा बोलबाला था, हर तरफ रूढ़िवादी जो विचारधारा थी उसने अपने पैर पसारे हुए थे, और उस समय ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर शासन था। तो विधवाओं को, क्योंकि जिसके पति की मृत्यु हो जाती थी और उसकी पत्नी को विधवा कहते हैं, उन विधवाओं की दशा को सुधारने के लिए सभी समाज जो सुधारक थे उन सब ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए। अब क्या क्या प्रयत्न किए, सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की। राजा राम मोहन रॉय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। जैसे पहले बताया था मैंने कि सती प्रथा क्या है। सती प्रथा में पत्नी को अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर जिंदा जलाया जाता था। अब उन्हें उस समय कहते थे कि सती होना। इसी बात से इस प्रथा का नाम रखा गया, इस कस्टम का नाम रखा गया सती प्रथा। तो राजा राम मोहन रॉय ने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में भी विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बहुत से अंग्रेज अफसर भी भारतीय गलत परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वो सहमत है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है। वे राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी, अर्थात वो विद्वान व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। अंग्रेज सरकार ने कानून बनाया और इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इसके बाद है प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। विधवा विवाह के पक्ष में, ठीक है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी पत्नी का दोबारा से पुनर्विवाह हो सकता है। अंग्रेज सरकार ने उनके तर्कों को मान लिया और 1856 ईस्वी में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ, कुछ लोगों ने नहीं माना, और जो लोग विधवा विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार मतलब उनसे बात करना, उनके साथ उठना बैठना, हर तरफ से उनसे सारे संबंध तोड़ लिए गए। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया था, क्योंकि पूरे भारत में इसकी ज्वाला भड़क चुकी थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी प्रदेशों में वीरासालिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय मुंबई में युवा बुद्धिजीवियों एवं सुधारकों ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी इस विवाह का, यानी कि विधवा विवाह का जोरदार समर्थन किया। और सभी जो समाज सुधारक थे, जितने वो समय पर अंधविश्वास फैले हुए थे, चाहे विधवा विवाह था, चाहे सती प्रथा थी, उन सब के लिए आवाज उठाई कि जो गलत धारणाएं इस समाज में फैली हुई हैं उन सबको बंद कर दिया जाए, और सभी के लिए, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे पुनर्स्थापना की बात हो, पुनर्जीवन की बात हो, कि सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। इसके लिए सभी समाज सुधारकों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए। लेकिन इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या ज़्यादा अधिक नहीं थी। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग जो है इस चीज़ को नहीं मानते थे कि विधवा जो महिला है उसका दोबारा से विवाह किया जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इसी प्रकार रूढ़िवादी वर्ग इस नए कानून का विरोध करते रहे। जो व्यक्ति पुरानी परंपराओं को मानते थे उन्हें रूढ़िवादी वर्ग कहते थे, रूढ़िवादी लोग कहते थे। उन लोगों ने भी
इस ऐसे कानूनों का समर्थन नहीं किया, ऐसे कानूनों को नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं शताब्दी में महिला शिक्षा के लिए आंदोलन क्यों चलाया गया? इससे इसी शिक्षा को कहाँ तक प्रोत्साहन मिला? अब 19वीं शताब्दी तक समाज में स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए वातावरण तैयार होने लगा। जब सब लोग जागरूक होने लगे, अंधविश्वासों को तोड़ने लगे, तो उस समय अनेक सुधारकों का यह मानना था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना ज़रूरी है, लड़कियों का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। क्योंकि उस समय हमारा समाज जो था वो लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ था। लड़कियां जो थी वो बहुत ही कम संख्या में शिक्षा प्राप्त करती थी। केवल वही जो घर में बैठती थी या बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षित लोग थे या उदार विचारों के लोग थे, उनके घर की जो महिलाएं थी या बेटियां थी वो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। तो इसलिए कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य स्मारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस प्रकार के प्रारंभिक स्कूल खुले तो लोग शंका से भर उठे। अब जो व्यक्ति ये चीज़ मानता हो कि लड़कियां केवल घर के काम करने के लिए हैं, उन्हें घर में रखा जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई उनको नहीं करवानी चाहिए, तो उनको शक होगा। तो क्या शक था उनका, क्या डर था? लोगों को भय था कि स्कूल जाने वाली लड़कियां घरेलू कामकाज नहीं कर पाएंगी। स्कूल जाने के लिए उन लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत से लोगों को डर था इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनका मानना था कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। अब इसके फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में पढ़ने लिखने वाली अधिकतर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की सहायता से स्वयं ही पढ़ना लिखना सीखा। अब राजसुंदरी देवी ऐसी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। अब क्या क्या प्रयास के लिए इसके लिए हुए? 19वीं सदी में अंतिम भाग में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारतीय कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए अरबी भाषा सीखने लगी। उन्हें पढ़ाने के लिए घर पर ही शिक्षिकाएं रखी जाती थी, यानी टीचर रखे जाते थे। इसे देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं शताब्दी के अंत से ही उर्दू में उपन्यास छपने लगे। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रेक्षित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े, कि वो शिक्षा के साथ साथ धर्म और जो घरेलू साज संभाल है, इनको कैसे संभाला जाता है, उन सब के बारे में भी वो जानकारी रही। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छे इसको रेडी कीजिए। Do like, share and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.